हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वील बी सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एडिशनल क्वेश्चन, सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, इस चैप्टर में ना काफी क्वेश्चंस में डाटा मिसिंग है। डाटा मिसिंग नहीं है, उसने बोला है कि टेक्स्ट में से आप अपने आप ढूंढ लो। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, बल्क मॉडुलस की वैल्यू काफी क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, तो मैंने जो जो रिक्वायर्ड थी वो लिख दी है स्टार्टिंग में। So we'll start with the first question, example number 1. आपको example 1 क्या कह रहा है? Example 1 कह रहा है a structural steel has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. एक structural steel rod है. This is a rod. इस rod का आपको radius दिया है 10 millimeter. Radius दिया है 10 millimeter. SI units में साथ साथ ही convert करो. 10 into 10 to the power minus 3, that is 10 to the power minus 2 meters. रेडियस दिया है 10 to the power minus 2 meters and length 1 meter. इसकी लेंथ दी है 1 मीटर। ठीक है जी। आगे बोला a 100 kilonewton force stretches it along its length. तो आपने फोर्स लगाई 100 kilonewton, किलो is 10 to the power 3, तो 100 into 10 to the power 3 न्यूटन and it will be 10 to the power 5 न्यूटन। ये फोर्स लगाई आपने। कैलकुलेट स्ट्रेस। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको बोला स्ट्रेस निकालने को। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एरिया हो जाएगा विच इज पाई आर स्क्वायर। उसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इज 3.141 इंटू रेडियस का स्क्वायर 10 to the power minus 4, पाई आर स्क्वायर 3.141 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। वैल्यू पुट करो। फोर्स की वैल्यू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 3.141 इंटू 10 to the power minus 4। ऊपर जाके हुआ 10 to the power 9। 10 to the power 9 में से 10 to the power 8 को साथ रखो, 10 बचा, 10 अपॉन 3.141 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 3.141 रिजल्ट आता है 3.18। सो 3.18 इंटू 10 to the power 8 स्ट्रेस है। यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट इलोंगेशन। इलोंगेशन निकालने के लिए आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। वो पहले स्ट्रेन दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्टली यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के इलोंगेशन निकाल लो, स्ट्रेन अलग से कैलकुलेट कर लो, या पहले स्ट्रेन निकाल लो फिर डेल्टा एल कैलकुलेट कर लो। चॉइस इज योर्स। सो सबसे पहले मैं इसी ऑर्डर में करता हूं। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है एफ एल अपॉन ए इंटू इलोंगेशन। तो इलोंगेशन ई लिखो, डेल्टा एल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ एल अपॉन ए वाई मतलब स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू क्वेश्चन में आप ऊपर निकाल चुके हो, 3.18 इंटू 10 to the power 8 इंटू लेंथ। लेंथ इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है 2 इंटू 10 to the power 11। डिवाइड करो 3.18 डिवाइडेड बाय 2 1.59 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर्स, यानी 1.59 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गया डेल्टा एल या फिर इलोंगेशन ई। ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में आपको बोला निकालने के लिए, सी पार्ट में आपको बोला स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो जाता है? यहां पे होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, या फिर इलोंगेशन बाय लेंथ। एलोंगेशन कितना है? 1.59 मिलीमीटर। मीटर में रखो 1.59 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, स्ट्रेन हो जाएगा 1.59 इंटू 10 to the power minus 3। ये हो जाएगा स्ट्रेन। क्लियर तीनों पार्ट्स? जस्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें डाटा में ये कमी थी, तो ये डाटा मैंने लिख दिया जो जो रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन बोला अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर्स
and a steel wire of length 1.6 meters, both have diameter itna itna, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 millimeter. Obtain the load applied. आपके पास दो वायर्स हैं, ये एक कॉपर और दूसरी स्टील. ये एक कॉपर वायर है, एक स्टील वायर है. डाटा लिख देते हैं, जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं. पहले कॉपर की बात करते हैं. कॉपर वायर, इसकी लेंथ है 2.2 मीटर्स और स्टील वायर की लेंथ है 1.6 मीटर्स. तो ये मैंने स्टील वायर मान ली और ये कॉपर मान ली. स्टील की लेंथ है 1.6 मिलीमीटर, 1.6 मीटर्स. लेंथ ऑफ कॉपर है 2.2 मीटर्स. इसके बाद आपको दिया है बोथ हैव डायमीटर 3 मिलीमीटर. तो रेडियस दोनों ही केसेस में हो गया 1.5 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर्स. ये दोनों ही केसेस में क्या हो गया, रेडियस हो गया. हाफ कर दोगे डायमीटर का. कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेच्ड बाय फोर्स ऑफ F. अगर आपने F फोर्स लगाया, on applying force, let copper wire stretches या elongates by E1 and steel wire by E2. तो आपको E1 प्लस E2 टोटल एक्सटेंशन दी हुई है 0.7 मिलीमीटर. द नेट एलोंगेशन 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स. क्या ये बात समझ में आती है? फर्स्ट इक्वेशन, टोटल एलोंगेशन आपको दे दी 0.7 मिलीमीटर. लोड अप्लाइड निकालना है. क्या करो, फॉर्मूला लगाओ. एलोंगेशन का आपके पास रेडियस है, आपके पास लेंथ है, आपके पास यंग्स मॉडुलस है, सब कुछ है. आपको क्या निकालना है? एलोंगेशन निकालनी है इंडिविजुअल. ऑब्टेन व्हेन स्ट्रेच्ड बाय, नहीं, आपको फोर्स निकालना है. नेट एलोंगेशन भी नहीं निकालनी, फोर्स निकालना है. तो इसी में फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा. इसको फर्स्ट इक्वेशन की भी जरूरत नहीं. आपके पास एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है? FL अपॉन AY, FL अपॉन A टाइम्स यंग्स मॉडुलस. तो आप इसमें क्या बोलोगे? एलोंगेशन कॉपर की क्या हो जाएगी? फोर्स तो कॉमन है, सेम है दोनों को. लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया, दोनों का सेम है. Young's modulus of copper plus F length of steel upon area Young's modulus of steel. ये आपको दिया है 0.7 इंटू 10⁻³. ठीक है, सिंप्लीफाई करके F निकालो. पहले F बाई A कॉमन ले लो. लेंथ ऑफ कॉपर बाई Young's modulus of copper प्लस लेंथ ऑफ स्टील divided by Young's modulus of steel is equal to 0.7 into 10⁻³. So force upon area की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना. सो इसको फोर्स कॉमन ले लिया. लेंथ ऑफ कॉपर कितना दिया? 2.2 मीटर्स. यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 1.1 into 10⁻11 प्लस लेंथ ऑफ स्टील वो दिया 1.6 मीटर्स. यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 into 10⁻11 is equal to 0.7 into 10⁻³ into पाई आर स्क्वायर. जो एरिया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया पाई 3.141 इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर. गॉट इट? सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं. फोर्स कॉमन ही रहने दो. यहां से 10⁻11 कॉमन निकल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2.2 अपॉन 1.1, 2.2 अपॉन 1.1 प्लस 1.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इधर नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0.7 इंटू 3.141, 0.7 इंटू 3.141 इंटू
1.5 इंटू 1.5, यह आता है 4.94, 4.94 इंटू 10 टू द पावर, जोड़ो, -3 का स्क्वायर हो गया, -3 10 टू पावर -3 का स्क्वायर हो गया 10 टू पावर -6, 3 का स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, -6 और -3 कितना हो, -9, और यहां से 10 टू पावर 11 में ऊपर लेके गया था तो ये हो गया 10 टू पावर 2, तो फोर्स हुआ, फोर्स इंटू ये कट के 2 और ये आया 0.8, फोर्स इज इक्वल टू 4.94 इंटू 10 टू पावर 2 अपॉन 2.8, सो 4.94 डिवाइडेड बाय 2.8, ये आता है 1.766, सो रिजल्ट आ गया फोर्स का 176.67 न्यूटन, 176.7 न्यूटन। क्या ये सबको क्लियर है, समझ में आता है सबको? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहा है a human pyramid in the circus, in a human pyramid in a circus, the entire weight of a balanced group is supported by the legs of a performer who is lying on his back. ये नीचे एक है, he is lying on his back, कहां गया, ठीक है, as shown in figure. The combined mass of all the persons performing the act and the tables, plaques, etc. involved is 280 kg. The mass of the performer lying on the back at the bottom of the pyramid is 60 kg. Each thigh bone of this performer has a length of 50 centimeter and an effective radius of 2 centimeter. Determine the amount by which each thigh bone gets compressed under the extra load. अब देखो टोटल लोड कितना है, 280 kg, टोटल वेट या टोटल मास सपोर्टेड बाय परफॉर्मर, जो मास सपोर्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, टोटल वजन इस पूरे पिरामिड का वो कह रहा है 280 kg है। जो सबसे नीचे परफॉर्मर है उसने कितना लोड उठाया हुआ, उसका अपना वजन 60 किलो है, तो उसने कितना लोड को बेयर किया हुआ है, वो 60 kg को माइनस करना पड़ेगा ना, अपने वेट को तो नहीं बेयर किया, वो तो लेटा हुआ है और बाकी वेट को उसने ऊपर सपोर्ट किया है, तो 280 kg में से उसका अपना वजन कम हो गया, तो 220 kg उसने सपोर्ट किया, 280 माइनस 60 दैट इज 220 kg, 220 kg उसने सपोर्ट किया, मतलब जो फोर्स हो गई वो हो गया 280 इंटू 9.8 न्यूटन, जो उसकी टांगों पे लग रही है। ये बात समझ में आ गई, ये उसकी टांगों की थाई बोन्स पे यानी फ्यूमर पे लग रही है, ये इतना वेट उस पे लग रहा है। आगे क्या बोला, ईच थाई बोन हैज ऑफ दिस परफॉर्मर हैज अ लेंथ ऑफ इतना, अच्छा ये उसने, ये टोटल लोड है, ये टोटल लोड है, 2 टांगे हैं, तो एक टांग पे कितना लोड होगा, सो लोड on one thigh bone वो हो जाएगा हाफ ऑफ F, हाफ ऑफ 280 इंटू 9.8, मतलब 140 इंटू 9.8, 140 इंटू 9.8, ये आता है 1372 न्यूटन, 1372 न्यूटन उसने टोटल वजन सपोर्ट नहीं किया हुआ, एक टांग में उतने सब वजन का लोड आया, क्योंकि जो कंप्रेशन हमें देखना है वो एक टांग पे देखना है। एंड द इफेक्टिव, अब लेंथ कितनी है, लेंथ है हाफ मीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, एंड द इफेक्टिव रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर्स, ये रेडियस हो गया, मतलब एरिया कितना हुआ, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, so 3.141 into 2 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर, so 3.141 into 4, 3.141 into 4, ये आता है 12.564 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, मानते हो सेंटीमीटर में था ना, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आपको निकालना है इलोंगेशन कितना आया उसमें, मतलब कंप्रेशन कितना आया, ये कंप्रेसिव लोड है, तो कंप्रेशन मैग्नीट्यूड में
ई की वैल्यू एफ एल अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस अगेन क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो उसमें से निकाला, टेक्स्ट में से है 9.4 इंटू 10⁻⁹। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यंग्स मॉडुलस गिवन होगा। फोर्स की वैल्यू 1372, लेंथ हाफ मीटर, एरिया की वैल्यू 12.564 इंटू 10⁻⁻4, यंग्स मॉडुलस 9.4 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेट करते हैं। 1372 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12.564, फिर से डिवाइडेड बाय 9.4, ये आता है 5.808, 5.81 इंटू 10⁻, नीचे कितना हुआ 5, ऊपर जाके हुआ -5 मीटर्स, मतलब 0.0581 मिलीमीटर। मिली होता है 10⁻⁻3, 2 10⁻⁻2 बचा, 2 डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, मेरे पास आंसर आया 0.0581 मिलीमीटर। क्या ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चले आगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर, ये था 3, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face. Okay, narrow face, ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर स्लैब है, ये आपके पास स्क्वायर स्लैब है, स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 50 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेड्थ हो गई 50 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, थिकनेस है जी इसकी 10 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। नैरो फेस पे शेयरिंग फोर्स आपने लगाई, इस तरह से आपने फोर्स लगाई ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। फोर्स आपने लगाई 9 इंटू 10⁴ न्यूटन, ठीक है, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। द लोअर एज इज रिवर्टेड टू द फ्लोर। लोअर एज को आपने फ्लोर पे फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, ये एज फिक्स्ड है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड? होगा क्या? ये ऐसे आगे चला जाएगा, ऐसे ही होता है ना, ये आगे की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी, एंगल पे आ जाएगा, मानते हो? एंगल पे आ जाएगा। जब आप फोर्स लगाओगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा? आगे की तरफ चला जाएगा सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब स्टार्ट करते हैं इसको। आपको निकालना क्या है? ये डिस्टेंस निकालना है, कितना ये सिस्टम आगे जाएगा, एक्स निकालना है। अब देखो एरिया कौन सा हुआ? ये हुआ। सो एरिया क्या होगा? एरिया होगा हाइट 50, विड्थ 10 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में था, 10 इंटू 10⁻⁻2 कितना हुआ? ये 50 का 10 और ये कट गया, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हो गया, मानते हो? अब यानी कि शेयर मॉड्यूलस दिया हुआ है। क्या होता है शेयर मॉड्यूलस? शेयर मॉड्यूलस होता है, शेयर मॉड्यूलस यानी ईटा, ये होता है F अपॉन A इंटू एंगल। तो एंगल कितना हुआ? F अपॉन A इंटू ईटा। या सुनो, फोर्स कितना है? फोर्स है 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2, और ईटा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू हो रही 5.6 इंटू 10⁹। पहले 10 की पावर्स को इकट्ठा करो, 9 बाई 5 वो 1.8, 1.8
अपॉन 5.6 इंटू 10 टू द पावर नीचे आया 7, ऊपर है 4, 4 माइनस 7 कितना हुआ -3। ठीक है, 18 या 54 टेंस, चलो 1.8 डिवाइडेड बाय 5.6, डायरेक्ट कट नहीं रहा, 0.32 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियंस, ये हो गया थीटा। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाएगा x अपॉन एल, तो x कितना हो जाएगा l थीटा, l कितना है 50 सेंटीमीटर, सो l x भी सेंटीमीटर में निकाल लो, 50 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर -4, कैलकुलेट करो, 50 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर -4, ये आ गया 160.7 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 0.016 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था। 50 जो था वो किस में था, 50 आपके पास था सेंटीमीटर में, तो आंसर कितना आया 0.016 सेंटीमीटर या फिर 0.16 मिलीमीटर, चॉइस आपकी, जैसे मर्जी रख दो। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन of water at the bottom of the ocean given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10 to power 9 और g को आपको 10 लेना है। जब आपके पास ये वाटर है, एवरेज डेप्थ कितनी बोली है 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स की डेप्थ बोली है, मतलब जो बेस पे प्रेशर होगा, पहले तो बल्क मॉडुलस होता कितना है, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, ये क्या होता है स्ट्रेस यानी प्रेशर, और डेल्टा V बाई V क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपको यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। ठीक, अब प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हो जाएगा, अगर आपने फ्लूइड्स किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो अभी याद कर लो, प्रेशर डेल्टा P कितना हो जाता है h रो जी, अगर लिक्विड हो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो होता है h रो जी, h इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, h कितना है 3000 मीटर्स, 3 इंटू 10 टू पावर 3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और g की वैल्यू दी है 10, तो प्रेशर हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 7 पास्कल। ये हो गया प्रेशर, आपको निकालना है डेल्टा V बाई V, सो डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा डेल्टा P अपॉन बल्क मॉडुलस, डेल्टा P कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2.2, 3 डिवाइडेड बाय 2.2, ये आता है 1.3636, 1.36 into 10 to the power -2, there will be no units क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, नो यूनिट्स। क्या यहां तक समझ में आता है? इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रेशर होता है वो होता है, अगर लिक्विड का कॉलम है तो उसकी वजह से प्रेशर कितना होता है h रो जी। सबको क्लियर है ये एकदम? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, एग्जाम्पल नंबर 5 तक ही था। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में क्वेश्चंस डायरेक्ट थियोरेटिकल बेस्ड हैं, सारे सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स हैं, कोई टेंशन वाले न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। A steel wire of length 4.7 meters and cross section इतना stretches by the same amount as the copper wire of length इतना and cross section area इतना under a given load। कोई बात नहीं, आपको ये स्टील वायर बोला,
दिस इज स्टील वायर, दिस इज कॉपर वायर, ये कॉपर वायर होगा। डाटा देखते हैं। स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर्स, इसकी लेंथ दी है स्टील वायर की 4.7 मीटर्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, एरिया दिया है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर्स स्क्वायर। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, elongation E और इसकी elongation भी E, एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर्स, कॉपर वायर की लेंथ है 3.5 मीटर्स, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। ये डाटा दिया है स्टील का, ये डाटा दिया है कॉपर का। आगे आपको क्या बोला, अंडर गिवन लोड, दोनों में फोर्स भी सेम है। गिवन लोड, what is the ratio of the Javanovalla modulus, Young's modulus of the steel to that of copper? Young's modulus of steel divided by Young's modulus of copper निकालना है। अब Young's modulus of steel divided by Young's modulus of copper, क्या फॉर्मूला होता है Young's modulus का? F L, L of steel, F सेम है, अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू elongation, elongation दोनों में सेम है। इसी तरह से डिवाइडेड बाय कॉपर के लिए करो, एफ लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर इंटू elongation। मानते हो बेटा? एफ एल अपॉन ए ई, यही होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। ए ई बोलो, ए डेल्टा एल बोलो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। कैंसिल करो, एफ से एफ कैंसिल, ई से ई कैंसिल, बाकी डाटा डाल दो। लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है? लेंथ ऑफ स्टील वायर है 4.7 मीटर्स, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू एरिया ऑफ कॉपर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉपर 4 इंटू 10 टू, सॉरी एरिया, अच्छा एरिया था, लेंथ ऑफ कॉपर 3.5, सॉरी 3.5। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लो। इट्स कैलकुलेट 10 टू पावर माइनस 5 तो वैसे ही उड़ गया। 4.7 इंटू 4, 47 का डबल कितना हुआ? 94, 94 का डबल कितना हुआ? 188, सो 18.8 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3, 35 दिया 105, 10.5 सॉल्व करो। 18.8 डिवाइडेड बाय 18.8 डिवाइडेड बाय 10.5, ये आता है 1.79, सो 1.79 इज टू 1, ये रेशियो आ गई। सिंपल, ये था क्वेश्चन नंबर 1। सबको क्लियर है अच्छे से? सबको समझ में आ गया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? डाटा बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है, फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, what are Young's modulus, approximate yield strength for this material? Young's modulus डाटा से निकालना है। Young's modulus के लिए क्या होता है? स्ट्रेस इज, किसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके जो स्लोप आता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है Young's modulus वायर के लिए। अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जो एग्जैक्टली आपको पता है। 50 ये एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एग्जैक्ट नहीं पता, ये एग्जैक्ट है स्लोप निकालने के लिए। ये पॉइंट हो गया ना एग्जैक्ट। स्लोप कैसे निकालते हो? चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए? फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में यंग्स मॉडुलस हो जाएगा स्लोप। स्लोप होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 150 माइनस 0, SI यूनिट्स में है ना, ओ इंटू 10 टू पावर 6 भी है, इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये कुछ नहीं बोला तो मीटर्स में ही होगा, 0.002 माइनस 0 माइनस 0, तो ये हो गया 150 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये आ गया 75 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी 7.5 इंटू 10 टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया ए पार्ट का आंसर। क्या ये समझ में आता है? बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या बोला? अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? जहां पे जस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन
एलोंगेट होना लग जाता है, मतलब जैसे ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन खत्म हो जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। सो वो आ गया है ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट, और ये 300 के बहुत पास है, 300 के बहुत पास है। तो बी पार्ट का आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 300 इंटू 10⁶ पास्कल। क्लियर? ये हो गया बी पार्ट का आंसर। समझ में आता है सबको ये? चले नेक्स्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर द मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर दिस। ओके, दो दिए हुए मटेरियल्स ए और बी के लिए। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। विच ऑफ द मटेरियल्स हैज अ ग्रेटर यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का स्लोप। स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ कौन ज्यादा वर्टिकल है? ए वाला ज्यादा वर्टिकल है, बी वाला कम वर्टिकल है। ये एंगल बड़ा है एज कंपेयर टू दिस एंगल, तो कंपैरिजन करने पे ए का, तो आप बोलोगे सिंस स्लोप इन ए इज मोर देन दैट in B, therefore Young's modulus for A is greater than Young's modulus in B. So which one has greater Young's modulus? Therefore A has greater value of Young's modulus. Clear बेटा? A का Young's modulus ज्यादा होगा। आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या बोला बताने के लिए? विच ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल? स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गर मटेरियल वो होगा जिसका कि ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा मतलब जो ज्यादा एलोंगेट कर जाए, जो इजीली टूटे ना, उसको हम बोलेंगे उसका वो ज्यादा होगा, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। तो ज्यादा लंबी प्लास्टिक रेंज इसकी आ रही है, इसकी छोटी सी प्लास्टिक रेंज है। सो सिंस ए होगा, सिंस ए कैन विथस्टैंड more force without breaking, therefore A is stronger. अब इसको ना देखो, इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से सोचूं, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोचूं कि विदाउट गोइंग टू यील्ड पॉइंट बी ज्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, तो अगर उस लॉजिक से सोचे तो बी भी हो सकता है आंसर। तो इसके दोनों आंसर्स हो सकते हैं। जो आपको स्कूल में बोलेंगे वो लिखना। एनसीईआरटी में ए लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बट कायदे से द वन which can withstand more stress, so more stress without going to the yield point, so वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो कायदे से आंसर बी होना चाहिए। तो आप बोलोगे बी कैन विथस्टैंड मोर स्ट्रेस विदाउट परमानेंट डैमेज। परमानेंट क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन, देयरफॉर बी इज स्ट्रॉन्गर। तो ये करेक्ट है। तो प्लीज रेफर टू योर स्कूल। इसके लिए रेफर टू योर स्कूल टीचर। जो टीचर बोले वो आंसर देना है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, कायदे से सही बी होना चाहिए। लॉजिकली समझ में आ गया कि मैं क्यों बोल रहा हूं? अब खुद देखो ना यार, यहां पे
इस पॉइंट के बाद इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, इसमें ज्यादा देर के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, तो बी जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अब ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसको खींचता हूं, अगर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, मेरे लिए यूजलेस हो गया, तो मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हुआ। परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे ही आएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे ही आएगी, उसकी स्ट्रॉन्गनेस खत्म हो गई, तो कायदे से आंसर बी होना चाहिए। समझ में आ गई बात सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। देखते हैं, तो अगर मैं रबर की बात करूं या स्टील की, किसी की भी बात करूं, रबर और स्टील दोनों रखता हूं, दोनों पे सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, कौन ज्यादा स्ट्रेच करेगा? रबर। ऑब्वियसली स्टील थोड़ा हार्ड होता है, तो आप क्या बोलोगे? ऑन अप्लाइंग सेम स्ट्रेस लगाने पे रबर विल शो ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। रबर जो है वो ज्यादा स्ट्रेन शो करेगा। सेम स्ट्रेस लगाने पे, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे रबर ज्यादा स्ट्रेस करेगा। सिंस यंग्स मॉडुलस वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया, तो जिसका स्ट्रेन ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। देयरफॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर is less than Young's modulus of steel. Therefore, steel is more elastic. आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था? Young's modulus of rubber is greater than that of steel, वो तो यही गलत हो गया, सिर्फ Young's modulus की बात करें। Therefore, given statement is false. समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट। आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉड्यूलस। जब हम कॉइल की बात करते हैं, कॉइल को जब आप स्ट्रेच करोगे, जब मैं कॉइल को स्ट्रेच करता हूं तो उसकी लेंथ में चेंज नहीं आता, सारे पॉइंट्स पे ओवरऑल लेंथ बदल जाती है, बट इन पॉइंट्स पे ट्विस्टिंग इफेक्ट आता है। ये खींचोगे तो वो शेप में चेंज कर जाते हैं, तो शेप में अगर चेंज होता है तो वो यंग्स मॉडुलस नहीं यूज होता, क्या यूज होता है? शेयर मॉडुलस। तो इसमें क्या बोल रहा है? द शेयरिंग और द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉडुलस। ये होगा ट्रू बिकॉज ऑन stretching there will be change in shape of coil due to twisting. इसीलिए शेयर मॉड्यूलस यूज करते हैं इसमें। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक समझ में आ गया। आ जाते हैं 5th पे। 5th क्या कह रहा है? इसमें भी डाटा मिसिंग था। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और ब्रास दोनों गिवन होने चाहिए थे, जो कि नहीं गिवन है। ध्यान रखते हैं क्वेश्चन में। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure. ओके, एक स्टील वायर है, एक ब्रास वायर है, बाकी डाटा गिवन है। डायमीटर दोनों का सेम है, डायमीटर। उससे एरिया निकाल लेते हैं पहले, वो तो जरूरत पड़ेगी। डायमीटर हो गया, डायमीटर हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 1/8 सेंटीमीटर, मतलब 1/8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। ये हो गया रेडियस। तो एरिया हो गया πr²। सो 3.141 इंटू 1/64 इंटू 10⁻⁻4। मानते हो? यहां तक कैलकुलेट करो। 3.141 डिवाइडेड बाय 64, 3.141 डिवाइडेड बाय 64, ये आता है 0.049।
सो 4.9 इंटू 10⁻², यहां से आया, -4 ऑलरेडी था, -6 मीटर स्क्वायर। रख लो संभाल के। आपको लेंथ दी हुई है दोनों की, लेंथ दी हुई है दोनों की, कंप्यूट द इलोंगेशंस। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो स्टील वायर है, जो स्टील वायर है उस पे इस 4 kg का इफेक्ट होगा स्टील वायर पे, और जो ये अपना 4 kg का इफेक्ट होगा 4 kg, और साथ में होगा 6 kg, दोनों मिलके स्टील वायर को खींचेंगे। और जो ब्रास वायर है उस पे इफेक्ट किसका होगा, 6 kg का। तो दोनों के लिए अलग अलग करना है। पहले बात करते हैं फॉर स्टील वायर। स्टील वायर के लिए क्या क्या डाटा है? स्टील वायर के लिए फोर्स हो गया 4 + 6 10 kg, फोर्स हो गया 10 kg, 10 kgf मतलब 10 × 9.8 मतलब 98 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। एरिया सबके लिए सेम है। लेंथ ऑफ स्टील वायर आपको दिया है 1.5 मीटर्स। इलोंगेशन कितना हो गया, FL/A इंटू यंग्स मॉड्यूलस। फोर्स कितना है 98, लेंथ ऑफ स्टील वायर है 1.5 मीटर्स, एरिया आप निकाल चुके हो 4.9 इंटू 10⁻⁻6, और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10⁻11। कैलकुलेशन होती हुई दिख रही है। 4.9 नीचे 10 ऊपर 10 चला गया, 49 2 98, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा 1.5 इंटू 10⁻, नीचे है नीचे है +5, ऊपर है +1, तो कितना हुआ 10⁻⁻4 मीटर्स, मतलब 0.15 मिलीमीटर। ये हो गया इलोंगेशन किसमें, स्टील वायर में। अब आप आ जाओ कॉपर वायर पे, कॉपर नहीं ब्रास, फॉर ब्रास वायर। ब्रास वायर के लिए फोर्स कितने का इफेक्ट है, ब्रास को खींचने वाला फोर्स कौन सा है, 6 kg, 6 kgf, 6 kgf मतलब 6 × 9.8 न्यूटन। रख लो, देखते हैं बाद में, हो सकता है इसमें भी कट रहा हो। 6 × 9.8, और इसमें लेंथ कितनी है आपको मालूम है, लेंथ 1 मीटर। इलोंगेशन FL/AY, फोर्स की वैल्यू 6 × 9.8, लेंथ 1 मीटर, एरिया की वैल्यू वही 4.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यंग्स मॉडुलस 0.91 इंटू 10⁻11। सो ये कट के 2, कितना हुआ 12/0.91, 12 डिवाइडेड बाय 0.91, ये आता है 13.19, 13.186 आ रहा है वैसे, इंटू 10⁻, नीचे कितना है -5, नीचे है +5, ऊपर जाके हुआ -5 मीटर। दो पीछे ले जाओ, 0.13186, 0.132 ले लो अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर, 0.132 मिलीमीटर। समझ में आ गया, ये है दोनों का रिजल्ट। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द एज 6 कह रहा है द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू द वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल है, एक एज आपने फिक्स कर दी वर्टिकल वॉल के साथ, एक एज आपने वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स कर दी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ओके। One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. The mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. यहां पे आपने 100 kg का वजन लगा दिया, 100 g न्यूटन फोर्स लगा दी इस तरफ। तो ये कौन सी फोर्स हो गई, टेंजेंशियल फोर्स हो गई, टेंजेंशियल फोर्स हो गई 100 g न्यूटन अटैच्ड टू द ऑपोजिट वॉल। द शेयर मॉड्यूलस ऑफ दिस इज 25 गीगा पास्कल। गीगा कितना होता है 10⁻9, ईटा दिया 25 इंटू 10⁻9 पास्कल। What is the vertical deflection? आपको vertical deflection यानी ये x निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, थीटा निकालोगे। थीटा कितना एंगल पे वो शेयर हो गया, थीटा कितना होता है, ईटा, ईटा कितना था F/A टाइम्स थीटा, तो ये कितना हो गया F/A टाइम्स ईटा। सो फोर्स कितना है, फोर्स है
100 जी की वैल्यू कुछ दी हुई है नहीं, 100 इंटू 9.8। एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो 10/10 एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁴, 10⁻² मीटर स्क्वायर। सो 10⁻² मीटर स्क्वायर इंटू ईटा की वैल्यू है 25 इंटू 10⁹ गीगा पास्कल। 25 इंटू 10⁹ गीगा पास्कल नहीं, 9 आ गया। 25 चौके दिस कितना हुआ? 9.8 इंटू 4, 40 में 0.8 कम कर दो, 39.2 इंटू 10 टू द पावर 39.2 इंटू 10 टू पावर नीचे कितना है 7, ऊपर जाके हुआ -7। सो 3.92 इंटू 10 टू पावर -7 रेडियंस। ये हो गया थीटा। आपको x निकालना है, कितना वो नीचे गिरेगा। थीटा कितना होता है? x अपॉन लेंथ। तो x कितना हुआ? थीटा इंटू लेंथ। थीटा कितना है? 3.92 इंटू 10 टू पावर -7 और लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो अब रिजल्ट सेंटीमीटर में आ जाएगा। यह आ गया 39.2 या सीधा 3.92 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर। यह आ गया x कितना नीचे गया वो। क्या ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? 7th कह रहा है 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। ये 50,000 किलो का वजन है। इसको 4 लेग्स सपोर्ट कर रही हैं। 4 लेग्स आर सपोर्टिंग दिस। ठीक है। अब एक सिलेंड्रिकल कॉलम ऐसा है, इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों गिवन है। ये एक सिलेंड्रिकल कॉलम है। तो पहले तो 4 है, तो लोड ऑन 1 कॉलम, एक कॉलम पे लोड कितना हो जाएगा? एक कॉलम पे लोड हो जाएगा 50,000 है टोटल। एक कॉलम पे कितना लोड हुआ? 50,000 डिवाइडेड बाय 4, 12,500 kgf। 9.8 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, देखेंगे। यहां तक बात समझ में आती है? 4 हैं बीम्स, एक बीम पे लोड कितना? इतना। अब आउटर और इनर रेडियस है 30 एंड 60, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? पाई आउटर रेडियस बोला ना, यस, रेडियस 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। मानते हो? पाई आउटर का स्क्वायर, ये एरिया निकालोगे ना, ये वाला एरिया। ये एरिया कैसे निकलेगा? टोटल एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दोगे। पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कितना होता है? पाई इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर -4, ये -2 मीटर स्क्वायर। मानते हो? ये -4 मीटर स्क्वायर आया, 2 जीरो को खा गया, -2 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर? कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, पहले इतनी बात समझ में आती है। ये हो गया एरिया। आगे क्या बोला? कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। कंप्रेशनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल निकालना है। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितना हुआ? स्ट्रेन हुआ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस है F अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस। फोर्स कितना है? फोर्स है 12,500, kgf है 9.8 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय एरिया 27 पाई इंटू 10 टू पावर -2, पाई इंटू 10 टू पावर -2, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू पावर 11। जो कटता है काटो, जो कटता है काटो। 2 से 9.8 गया 4.9, 27 नहीं, छोड़ो, बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,500 आपके पास है, 12,500 इंटू 4.9
ये आता है 61,250 डिवाइडेड बाय 27, फिर से डिवाइडेड बाय 3.141, ये आता है 722.2 इंटू 10 टू द पावर, नीचे कितना हो गया +9, ऊपर जाके हुआ -9, तो 7.22 इंटू 10 टू पावर -7। कोई यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रेन है। क्लियर है बेटा? लॉजिकली समझ में आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इतना इज पुल्ड इन टेंशन with 44,500 Newton, producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. फिर से भाई strain कितना हो जाएगा? Strain हो जाएगा stress upon modulus of elasticity. आपको कुछ नहीं बोला कौन सी इलास्टिसिटी है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस कितना दिया होता है? स्ट्रेस आपको बोला है फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, फोर्स आपके पास है 44,500 अपॉन एरिया 15.2 इंटू 19.1, वो मिलीमीटर में था। 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 42 इंटू 10 टू पावर 9। सबसे रद्दी कूड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वो कैलकुलेशन करने के आपको नंबर देगा। तो फजूला क्वेश्चन, कोई कुछ भी नहीं करना। 42,500 डिवाइडेड बाय 15.2 डिवाइडेड बाय 19.1 फिर से डिवाइडेड बाय 42, आता है आंसर 3.65 इंटू 10 टू द पावर, ये हुआ 3, ऊपर जाके हुआ -3। कोई यूनिट नहीं क्योंकि स्ट्रेन है। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? अ स्टील केबल विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया। ओके जी, एक स्टील केबल है, वो चेयर लिफ्ट को सपोर्ट करती है। ये आपके पास एक चेयर लिफ्ट है, स्टील केबल और विद रेडियस, ये केबल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर्स, तो इसका एरिया हो गया πr²। सो 3.141 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4। कैलकुलेट कर लो हाथों हाथ, जरूरत तो पड़ेगी। सो 3.141 मल्टीप्लाइड बाय 2.25, ये आता है 7.07 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। रखो संभाल के। सपोज इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10 टू पावर 8, तो स्ट्रेस आपके पास हो गया 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट द केबल कैन सपोर्ट? आपको फोर्स निकालना है, आपको लोड निकालना है। सारा डाटा गिवन है, बट इसमें एक डाटा मिस हो गया, स्टील। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील चाहिए होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू होती है आई गेस 1.8 या 2 इंटू 10 टू पावर, पिछले किसी क्वेश्चन में होगा ये रहा, 2 इंटू 10 टू पावर 11। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10 टू पावर 11, ये गिवन होना चाहिए था, मिस हो गया मुझसे भी लिखने में। 2 इंटू 10 टू पावर 11। तो फॉर्मूला लगाओ, आपको फोर्स निकालना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला FL अपॉन A टाइम्स इलोंगेशन। इलोंगेशन कितना चाहिए आपको? इलोंगेशन कितना चाहिए? स्टील वेव रेडियस इतना, चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया, द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड? ओहो, खत्म ही हो गया, जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा होगा मैंने। यंग्स मॉडुलस इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको इलोंगेशन तो निकालनी नहीं ना, आपको सिर्फ फोर्स निकालना है। तो स्ट्रेस कितना होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो गया? स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना है? 10 टू पावर 8 और एरिया कितना है? 7.07।
इंटू 10⁻⁴। यूनिट्स चेक कर लो, सब ऐसा ही में है ना, बिल्कुल है। 7.07 इंटू 10⁴ न्यूटन, ये आ गई फोर्स विच इट कैन हैंडल। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोला? क्वेश्चन 10 बोला अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg is supported symmetrically by 3 wires each 2 meters long। एक रिजिड बार है, ये एक बार है, 15 kg का मास है 15 किलोग्राम, is supported symmetrically by 3 wires each 2 मीटर लॉन्ग। इसको आपने ऐसे कहीं सपोर्ट दिया हुआ है, सिमेट्रिकल सपोर्ट है। हर वायर की जो लेंथ है वो दिया है 2 मीटर्स। 2 मीटर्स है ना, 2 मीटर लॉन्ग। हर वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर लॉन्ग। ओके जी, आगे क्या बोला? आगे बोला दोज एट द ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडल इज ऑफ आयरन। ये कॉपर की है, ये भी कॉपर की है, और ये आयरन की बार है, आयरन की वायर है। कॉपर और दो कॉपर की हैं और एक आयरन की है। ठीक है जी, आगे आपको क्या बोला? आगे आपको बोला डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। क्वेश्चन यहीं खत्म कर दिया उसने। सब पे टेंशन सेम है, सब पे फोर्स सेम है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। सब पे टेंशन सेम है, मतलब सब पे फोर्स की वैल्यू बराबर है। आपको लेंथ भी सबकी बराबर दी हुई है, आपको फोर्स भी सबका बराबर दिया हुआ है, आपको फोर्स भी बराबर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL अपॉन A एलोंगेशन। यस और नो? यही होता है सबका। अब एलोंगेशन भी सबका सेम होगा। क्यों सेम होगा? एलोंगेशन इसीलिए सेम होगा क्योंकि सारी की सारी वायर्स इसको बराबर सपोर्ट कर रही हैं। इसको हॉरिजॉन्टल रखना है। रिजिड बार बोला है इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल सपोर्ट है तो सबके सब में जो एलोंगेशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। सबके सब में एलोंगेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। और लेंथ भी सेम है, तो यानी स्ट्रेन भी सब में सेम है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील नहीं, आयरन अपॉन कॉपर, आयरन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फोर्स सब में सेम, लेंथ सबकी सेम, एलोंगेशन सबकी सेम, एरिया का इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब रेडियस के स्क्वायर का या डायमीटर के स्क्वायर का, डायमीटर का स्क्वायर। सो ये हो गया डायमीटर ऑफ आयरन इसका स्क्वायर और डायमीटर ऑफ कॉपर इसका स्क्वायर। मानते हो बेटा? बाकी सब कुछ सेम है, रेस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम। तो दोनों के डायमीटर का रेशियो कितना हो गया? निकालना क्या? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ ईच। सो डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आयरन, रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। बाकी सब डाटा फालतू। रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन दिया है 1.9 इंटू 10⁻11 और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 1.1 इंटू 10⁻11। आंसर आया 1.9 बाय 1.1, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कितना हुआ? 19/11 का। 19/11 का स्क्वायर रूट होता है 19 डिवाइडेड बाय 11, या आता है 1.72727272। इसका स्क्वायर रूट होता है 1.31। सो 1.31:1। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? 11th बोल रहा है a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity 2 revolution per second। ये एक स्ट्रेच किया, ये एक मास है, इसको वर्टिकल सर्कल पे हम ऐसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में हम ऐसे घुमा रहे हैं, और ओमेगा हमें दिया हुआ है 2 RPS, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब 2 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, एट द बॉटम, ठीक है, जब वो बॉटम पे है, ओमेगा एट बॉटम, यहां पे इसका ओमेगा जो है
वो इतना है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्टिकल सर्कल है तो स्पीड डिफरेंट होती है हर पॉइंट्स पे। ठीक है जी। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी 6.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। 2 जीरो यहां से है 10 टू पावर -2 और यहां पे 10 टू पावर -4, तो टोटल कितना हो गया 10 टू पावर -6। When the mass is at the low, calculate the elongation on the wire। अब जब फोर्स लगेगी लोएस्ट पॉइंट पे, फोर्स क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट पे फोर्स कौन सी होगी, लोएस्ट पॉइंट पे एक तो उसका वेट लगेगा नीचे, जो ब्लॉक मैंने लगाया, जो ब्लॉक रखा है उसका मास है 14.5 kg, लोएस्ट पॉइंट पे एक तो वेट लगेगा उसका नीचे और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो यानी जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगा वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेट कितना होगा mg, मास कितना है 14.5 इंटू जी 9.8 प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ओमेगा की टर्म्स में क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना 14.5, रेडियस कितना जो इसकी लेंथ है, जो कि कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है 1 मीटर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 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 ये रहा 4 पाई इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो 14.5 कॉमन ले लो, 9.8 प्लस 9.8 प्लस पाई स्क्वायर इंटू 16, यह आता है 157.85। ऐड करो प्लस 9.8 इंटू 14.5, यह आता है 2430.98, तो अप्रोक्सीमेट 2431 न्यूटन। यह आ गया आपके पास फोर्स, यह आ गया आपके पास फोर्स। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होता है, FL अपॉन A यंग्स मॉडुलस। फोर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2431 इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास, लेंथ की वैल्यू है वायर की 1 मीटर अपॉन एरिया, एरिया कितना है, एरिया है 6.5 इंटू 10 टू पावर -6 और यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू पावर 11। कैलकुलेट करो 2431 जो आया था, दिस डिवाइडेड बाय 13, ये आता है 186.99 अप्रोक्सीमेट 187 इंटू 10 टू द पावर, नीचे कितना हो गया 5, नीचे कितना हो गया 5, ऊपर जाके हुआ -5, सो 1.87 मिलीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। क्या ये क्लियर है सबको, पक्का? तो हमारे पास आंसर आया 1.87 मिलीमीटर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्या कह रहा है, 12th कह रहा है कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, इनिशियल वॉल्यूम 100, इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर्स, इनिशियल वॉल्यूम इज 100 लीटर्स, प्रेशर इंक्रीज मतलब डेल्टा P आपको दिया हुआ है 100 ATM, 100 एटमॉस्फेयर, 100 लीटर्स मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर क्या होता है 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1000 लीटर्स, सो 1 लीटर कितना होता है 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। ये ओवरऑल सॉल्व करके आया 0.1 मीटर क्यूब, 100 लीटर हो गया 0.1 मीटर क्यूब। अब आगे 100 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 इंटू 10 टू पावर 7 पास्कल, ये हो गया डेल्टा P। फाइनल वॉल्यूम 100.5। देखो लॉजिकली बनता नहीं है, लॉजिकली क्यों नहीं बनता, लॉजिकली इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप जब प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम तो कम होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी ना। ये तो 100 है और ये 100.5 हो रहा है, कोई सिचुएशन होगी कायदे से 99.5 होना चाहिए, बट कोई नहीं,
ये हो गया 100.5 लीटर्स, यानी 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब 0.1005 मीटर क्यूब। सो डेल्टा वी कितना हुआ? डेल्टा वी हुआ चेंज इन वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सब्ट्रैक्ट करो, वी फाइनल में से वी इनिशियल 0.0005 मीटर क्यूब, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। रख लो संभाल के। ये हुआ डेल्टा वी, ये हुआ डेल्टा वी। आपको निकालना क्या है? कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है? बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है एफ, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। वैल्यू डालो, ये आ गया डेल्टा पी विच इज 1.013 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय v विच इज 10⁻⁻1। कितना हुआ? 1.013 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻, ऊपर हुआ 6, नीचे से आया 4, ये हो गया 10। सो 10.13 बाय 5 कर लेते हैं। 10.13 बाय 5, 10.13 डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 2.026, 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल। क्लियर है? आप ध्यान से देख लो, अगर आप लीटर भी रहने देते तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा वी बाई वी तो करना ही था ना, यूनिट्स कैंसिल हो जाते। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाता? 100 लीटर, 100.5 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 0.5 लीटर्स। 0.5 लीटर्स, ओरिजिनल वॉल्यूम 100, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते थे, एक ही बात है, तब भी आ जाता आंसर। समझ में आ गया सबको ये? चले नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर। गहराई जहां पे प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर है, डेंसिटी वहां पे निकालनी है। ये 103 नहीं होगा, 10⁻³ होगा। यहां पे डेंसिटी आपको गिवन है 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यहां डेंसिटी रो डैश आपको निकालनी है। क्या ये सिचुएशन समझ में आती है? डेंसिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो नीचे कंप्रेशन हो जाएगा। उस कंप्रेशन होने की वजह से डेंसिटी में चेंज आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो एक छोटा सा काम करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो निकाल लेते हैं कि जो ऊपर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, वो नीचे कितना वॉल्यूम होगा, उससे डेंसिटी निकल जाएगी। अगर वॉल्यूम मैंने एट सरफेस कंसिडर वॉल्यूम एट सरफेस इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब जो सरफेस पे वॉल्यूम है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो की वैल्यू बाद में डाल लेंगे। ये मास हो जाएगा सरफेस पे। अब आ जाते हैं गहराइयों में। नाउ एट डेप्थ, गहराई में बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाऊं। बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सो डेल्टा वी कितना हुआ? डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम बाई बल्क मॉडुलस। प्रेशर कितना है? वो गिवन है 80 एटमॉस्फेयर। 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू वॉल्यूम है 1। बल्क मॉड्यूलस कितना है? 2.2 इंटू 10⁹ 10⁹। मानते हो? कैलकुलेशन बात के लिए छोड़ो। इतना चेंज इन वॉल्यूम आएगा, इतना चेंज इन वॉल्यूम आएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चेंज इन वॉल्यूम हो गया वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, क्योंकि ये सबट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो बड़े में से छोटा, क्योंकि हमने यहां मैग्नीट्यूड निकाला है, तो बड़े में से छोटा माइनस। तो बड़ा वॉल्यूम कहां पे होगा? सरफेस पे।
सो 1 माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू, या वी एट डेप्थ इज इक्वल टू 1 माइनस वी एट डेप्थ इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू है 80 इंटू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 2.2 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो v एट डेप्थ कितना हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर दोगे, 80 इंटू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10 टू पावर 9। कैलकुलेशन सब एंड में करूंगा। ये इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मास तो सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम एट डेप्थ। मास ये रहा रो के इक्वल, तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय दिस। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस ये वैल्यू आती है 80 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाय 2.2, ये आता है 36.84 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब ये आ गया 0.003684। इसमें से 1 में से इसको माइनस करो, आता है 0.9963 मीटर क्यूब। ये आ गया फाइनल वॉल्यूम। मास कितना है, डेंसिटी, ओरिजिनल डेंसिटी, ये न्यू डेंसिटी हुई, न्यू डेंसिटी कितनी हुई, मास अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी। मास किसके इक्वल है, डेंसिटी के, विच इज 1.03 इंटू 10 टू पावर 3। ये किसकी वैल्यू है, 1.03 इंटू 10 टू पावर 3, ये बराबर है मास। तो ये दिस डिवाइडेड बाय 0.9963, आंसर कितना आया, कैलकुलेट करके आता है 1.03 डिवाइडेड बाय 0.9963, ये आता है सॉल्व करके 1.0334 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। यहां तक सबको समझ में आता है, क्लियर किया क्या मैंने, दोबारा समझो। मैंने मान लिया कि ऊपर जो 1 मीटर क्यूब होगा वो नीचे कितना होगा, नीचे कितना होगा, वो फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, नीचे कितना होगा डेप्थ पे। ऊपर उस 1 मीटर क्यूब का इतना वजन है, नीचे कितना वजन होगा, जो 1 मीटर क्यूब का वजन होता है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो नीचे क्या आ गई, डेंसिटी आ गई डेप्थ पे। क्लियर सबको। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। आपको डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी बाई वी कितना हुआ, डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस। डेल्टा पी कितना गिवन है, डेल्टा पी आपको गिवन है 10 एटमॉस्फेयर, डेल्टा पी आपको गिवन है 10 एटमॉस्फेयर। सो 10 इंटू 1.013 into 10 to the power 5 pascals divided by bulk modulus, that is 37 into 10 to the power 9, 37 into 10 to the power 9। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, ये आता है 2.73 into 10 to the power -5, 2.73 into 10 to the power -5। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वैल्यू जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करो। ये गिवन वैल्यू मिसिंग थी क्लास में, वो मैंने यहां लिख दी है। क्लियर यहां तक, चले आगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 into 10 to power 6। प्रेशर आपने लगाया 7 into 10 to power 6, मतलब आपको डेल्टा पी दे दिया, बल्क मॉडुलस दे दिया। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपको डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, कितना परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ गया वो निकालना है। आप डेल्टा वी बाई वी भी निकाल सकते हो, परसेंटेज के बिना भी कर सकते हो। सो क्या बोलोगे,
आपके पास है बल्क मॉड्यूलस होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सो डेल्टा वी बाई वी कितना हुआ, डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी आपको गिवन है, कितना आपने प्रेशर लगाया, 7 इंटू 10⁶ पास्कल डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻11। सीधा प्रेशर दिया हुआ था ना, एरिया का कोई काम नहीं है। 1.4 इंटू 10⁻11, 7 अपॉन 1.4, ये तो सीधा सीधा 7 अपॉन 14 पंजे 70, 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया डेल्टा वी बाई वी। 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5। अगर आपको निकालना है कितना वॉल्यूम चेंज हो गया, डेल्टा वी अगर आपको निकालना है तो वो हुआ 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। 5 इंटू 10⁻⁻5, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर बोला। 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.1, मतलब 10⁻⁻1, उसका क्यूब कितना हुआ, 10⁻⁻5 था, उसका क्यूब कितना हुआ, उसका क्यूब हुआ 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर था ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको मीटर में सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं ना, चेंज इन वॉल्यूम सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके पास आया 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर देता, परसेंटेज चेंज आता। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है। समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं 16 पे। 16 क्या कह रहा है, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाय 0.10%। तो डेल्टा पी आपको निकालना है, डेल्टा पी आपको निकालना है। शुड द प्रेशर ऑन द लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम आपको दिया है 1 लीटर, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। टू कंप्रेस इट बाय 0.1%, सो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 आपको दिया है 0.1। सो डेल्टा वी बाई वी आपके पास आ गया 10⁻⁻3। तो डेल्टा वी कितना हुआ, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये डेल्टा वी हो गया। आपको निकालना क्या है, डेल्टा पी। तो बल्क मॉड्यूलस कितना होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सो डेल्टा पी कितना हुआ, बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बल्क मॉड्यूलस कितना है, 2.2 इंटू 10⁻9 इंटू डेल्टा वी इज 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम है 10⁻³ लीटर्स में ही रहने देते तब भी काम हो जाता। सो 2.2 इंटू 10⁻³ और ये 6 पास्कल। 2.2 इंटू 10⁻6 पास्कल। क्या ये क्लियर है सबको? 2.2 इंटू 10⁻6 पास्कल। ये थी इसकी एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एडिशनल क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट एडिशनल। एडिशनल का सबसे पहला क्वेश्चन, एनविल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ डायमंड विद अ शेप एज शोन इन फिगर, ये दिया हुआ है, are used to investigate behavior of materials under very high pressures. Flat faces at the narrow end of the anvil have a diameter of 0.5 millimeter. इसका डायमीटर दिया है 0.5 मिलीमीटर, मतलब इसका रेडियस हो गया 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, या डायम पता नहीं अभी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बाद में देखते हैं, पहले ऐसा यूनिट्स पे साथ साथ ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 5.5 मिलीमीटर का मतलब हुआ 0.5 इंटू 10⁻³ यानी 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। रेडियस कितना हो गया, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स। मीटर्स में कन्वर्ट कर ही लेते हैं हाथों हाथ। आगे क्या बोला, फ्लैट फेसेस हैव द डायमीटर इतना एंड द वाइड एंड्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ऑफ 50,000 न्यूटन। आपने जो कंप्रेशन फोर्स लगाई वो लगाई 50,000 न्यूटन।
ठीक है जी। व्हाट इज द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। आपको यहां पे फोर्स आपने लगाई, उसका इफेक्ट आपको यहां तक मिलेगा, तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा? जो ऊपर आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर कितना हो जाएगा? जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो जाता है, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। कुछ और करना ही नहीं है क्वेश्चन में। फोर्स हो गया 5 × 10⁴ डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, 5/2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक, जान के 2.5 नहीं लिखा। कितना हुआ ये? 5 × 10⁴ इंटू 4, 2 का स्क्वायर, नीचे आया 25 × 10⁻⁸ इंटू पाई 3.141। 5 से ये काटो 5, आपके पास आया 4/3.141। कैलकुलेट करो, 4 डिवाइडेड बाय 3.141, 4 डिवाइडेड बाय 3.141, एक और डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 0.2546। 0.2546 इंटू 10⁻⁸ 8 और 4 12, मतलब 2.546 इंटू 10⁻11 पास्कल। 2.546 इंटू 10⁻11 पास्कल, ये आता है इसका आंसर। प्रेशर निकालना है, खत्म हो गया, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। समझ में आ गया लॉजिक? प्रेशर जितना आपने लगाया उतना यहां पे भी लग रहा है, तो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। नाउ ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इतना भी नहीं फुद्दू है, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे। 18th कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर having negligible mass is supported at its end by 2 wires of steel A or B. The cross-sectional areas of the 2 wires are 1 millimeter square and 2 millimeter square. 2 वायर्स हैं, एक है स्टील की और एक है आलू की। तो यंग्स एरिया ऑफ स्टील वायर दिया हुआ है कितना? 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ आलू ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ ये दोनों दिए हुए हैं। आपको बोला respectively, at what point along the rod should the mass m be suspended in order to produce equal stress, equal strain? पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इक्वल स्ट्रेस, दोनों साइड स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, दोनों साइड स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। मैंने मान लिया इधर फोर्स लग रही है F1 और इधर फोर्स लग रही है F2। स्ट्रेस सेम होने का मतलब F1/A1, F1/A1, 1 2 ले लेते ना, इधर 1 लिया, A मैंने स्टील लिया, A1 लिख लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन होए ना आगे। इसको A2 लिख देते हैं। F1/A1 आपको F2/A2 दिया हुआ है, मतलब F1/F2 आपके पास हो गया A1/A2, मतलब 1:2 रख लो संभाल के। एक इक्वेशन आ गई फोर्स की। दूसरी इक्वेशन फोर्स की कौन सी होगी? आपने वजन को बैलेंस किया हुआ है। आप एक काम करो छोटा सा, यहां पे इसको एक्सेस मान लो, स्ट्रेट है तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या हो जाएंगे? बैलेंस। इसको मान लिया d डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? 1.05 माइनस डी। एक है d डिस्टेंस, एक है 1.05 माइनस डी। सो टेकिंग मूवमेंट अलोंग वेट, तो F1 इंटू डी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और उसका माइनस F2 इंटू 1.05 माइनस डी। टोटल मोमेंट्स कितनी हो गई? 0। सो F1 इंटू डी इज इक्वल टू F2 इंटू 1.05 माइनस डी। सो F1/F2 इज 1.05 माइनस डी अपॉन डी, और ये वैल्यू आपने निकाली है हाफ इज इक्वल टू 1.05 माइनस डी अपॉन डी। तो d इज इक्वल टू 2.1 माइनस 2d, रीअरेंज 3d इज इक्वल टू 2.1, d की वैल्यू आ गई 0.7 मीटर्स। पहले पार्ट का आंसर क्लियर? तो कहां सस्पेंड करोगे? 0.7 मीटर्स फ्रॉम वन एंड। क्लियर? आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको बोला, सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में आपको बोला इक्वल स्ट्रेन।
इक्वल स्ट्रेन का मतलब, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। इक्वल स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस F1 by A1, F1 by A1 into Y1 is equal to F2 by A2 into Y2. So अब F1 upon F2 कितना हुआ? A1 Y1 upon A2 Y2. A1 अपॉन A2 तो पहले भी निकाला था 1:2, A1 अपॉन A2। अब Y1 अपॉन Y2 भी चाहिए, ये हो गया 2 अपॉन 0.7, Y1 अपॉन Y2 2 अपॉन 0.7, 2 अपॉन 0.7, ये कट के हुआ 10/7। रख लो संभाल के। अब अगेन मान लिया D डैश डिस्टेंस है, सो अगेन टेकिंग मोमेंट, तो F1 इंटू D डैश इज इक्वल टू F2 इंटू 1.05 माइनस D डैश। सो F1 अपॉन F2 1.05 माइनस D डैश अपॉन D डैश, ये कितना है? 10/7। 10/7 इज 1.05 माइनस D डैश अपॉन D डैश, तो 10D डैश इज इक्वल टू, ये हुआ 7×5 35, 7.35 माइनस 7D डैश, तो D डैश सॉल्व करके आया 7.35 डिवाइडेड बाय 17, तो 7.35 डिवाइडेड बाय 17, आंसर आता है 0.432 मीटर्स। सो जो सिचुएशन बोली वो सॉल्व कर दी। तो पहले मैंने डी माना तो इक्वल स्ट्रेस के लिए लिया, मतलब डी डैश मान लिया, फिर आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो स्टील वायर से दोनों का आपने वो निकाल लिया तो आपको पॉइंट ऑफ एलोंगेशन आ गया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आ गया। क्लियर है सबको? ये समझ में आया अच्छे से? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? कह रहा है अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना इज स्ट्रेच्ड वेल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 पिलर्स। दो पिलर्स हैं, ये 2 पिलर्स हैं। इन 2 पिलर्स के बीच में आपने एक 1 मीटर की वायर को स्ट्रेच करके लगा दिया। आपने एक 1 मीटर की वायर को स्ट्रेच करके लगा दिया, मैंने इसको ए बी नाम दे दिया, 1 मीटर की लेंथ है ये, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 इंटू 10⁻², क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.5 इंटू 10⁻² यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्जन करो, ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। आगे क्या बोला और डाटा क्या है? is stretched well within its elastic limit horizontally between the 2 pillars. A mass of 100 gram is suspended from the midpoint. 100 ग्राम के मास को आपने सस्पेंड कर दिया मिड पॉइंट से, तो जो वजन होगा वो इसको नीचे खींच लेगा। यहां पे जो mg लगेगा ये इसे नीचे स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। A mass of 100 gram is suspended from the midpoint. मास आपको दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया 0.1 kg is suspended from the midpoint of the wire. Calculate the depression. आपको ये निकालना है कि इस मास के लगने से इसको कितना डिप्रेशन हो जाएगा, कितना नीचे चली जाएगी है। अब सीधी बात, जब ये नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली किसी एंगल पे आ जाएगी, मान लिया वो एंगल है थीटा, दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि मिड पॉइंट से आपने किया। फोर्सेस मार्क करते हैं। फोर्सेस की अगर आप बात करें तो फोर्स कौन कौन सी होगी? इधर लगेगी टेंशन T, इधर लगेगी टेंशन T, ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा। टेंशन के 2 कंपोनेंट्स T cos कैंसिल हो जाएंगे, T sin ऊपर लगेंगे, तो आप लिखोगे 2T sin थीटा इक्वल टू mg। रख लो संभाल के, 2T sin थीटा इक्वल टू mg। दूसरी बात, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, अब इस ट्राइंगल को मैं यहां बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमने थीटा माना है, ये हो गया 0.5 मीटर, ये हो गया डिप्रेशन बोल दिया D,
डी डेप्थ नीचे चला गया, तो थीटा, थीटा छोटा है, अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा, थीटा, टैन थीटा सब बराबर ले लेते हो, और ये कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया डी अपॉन 0.5 माने 2d। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2d, इधर सब्सटीट्यूट कर दो, 2t इंटू 2d इक्वल टू mg, आपके पास टेंशन का एक्सप्रेशन आया mg/4d, रख लो संभाल के, वील सी क्या करना है इसका। ठीक, दूसरी बात, अगर आपको यंग्स मॉडुलस वगैरह का एक्सप्रेशन लगाना भी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एलोंगेशन। मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेच की बात करता हूं, सिर्फ इस सेक्शन की, ए, ये ए था, इसको मैंने पी पॉइंट नाम दे दिया, इसको मैंने एम पॉइंट नाम दे दिया, ये एम पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, एपी माइनस ए एम, ये हो जाएगा आधे सेक्शन की इलोंगेशन, इलोंगेशन हो गई एपी माइनस ए एम, एपी में से एएम को कम कर दूं तो ये इलोंगेशन आ गई, इतना कितना स्ट्रेच हुआ, एपी कितना होगा, पाइथागोरस से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एएम कितना है, एएम कितना है 0.5, मानते हो, एएम हो गया 0.5। अब आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ, इसमें बाइनोमियल से एक्सपैंड करना पड़ेगा, बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स टू पावर एन कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स, उसके लिए 1 बनाना है, पहले 0.5 का स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर 0.5 आया, बचा 1 प्लस डी अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर कंबाइन हो गया, और रूट को मैंने पावर हाफ लिख दिया, माइनस 0.5। इस पे लगाओ बाइनोमियल एक्सपेंशन, अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 plus x to power n is 1 plus nx, and neglecting higher powers, मेरे पास कितना आएगा, एलोंगेशन आ गया 0.5 इंटू 1 प्लस हाफ डी अपॉन 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5, सो 0.5 1 प्लस हाफ इंटू 2d का होल स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 0.5, ब्रैकेट खोलो, ये 2 आ गया, ब्रैकेट खोलो, 0.5 प्लस डी स्क्वायर माइनस 0.5, तो इलोंगेशन किसके बराबर आ गई, अप्रोक्सीमेटली डी स्क्वायर के बराबर। अप्रोक्सीमेट क्यों बोला, क्योंकि यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल लगाया है, तो इलोंगेशन आ गई डी स्क्वायर। अब लगा दो जवानों वाला मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला FL अपॉन ए ई, यंग्स मॉडुलस दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 11, फोर्स की जगह हो गई टेंशन, टेंशन कितनी है mg/4d, पहले एक्सप्रेशन की फॉर्म में निकाल लेता हूं, y इज इक्वल टू f की जगह हो गया टेंशन, लेंथ की जगह हो गया 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया, आपको पता है, एक्सटेंशन आपको पता है, आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब यंग्स मॉडुलस हुआ 2 इंटू 10 टू पावर 11, टेंशन की वैल्यू mg/4d, मास कितना है 0.1, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, mg, मैं g को 10 ले रहा हूं, g को मैं 10 ले रहा हूं, mg/4d, d नहीं पता, इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया 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 0.5 इंटू 10 टू पावर -6, 0.5 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किसके बराबर है, डी स्क्वायर। कटिंग वटिंग करो, कटिंग करो, 0.5 से 0.5 कट गया, 10 से 0.1 कट गया, डी 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 क्यूब, राइट साइड लेफ्ट साइड गया, डी क्यूब इज इक्वल टू 4 2 8, 1/8, 10 टू पावर 11 नीचे आया, 10 टू पावर 11 और 10 टू पावर -6 नीचे बन गया 10 टू पावर 5, मानते हो, मानते हो, क्यूब रूट किसका निकल सकता है आसानी से, 10 टू पावर 6 का, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, ये हुआ d की वैल्यू 1/2
10⁵ इंटू 10, 10⁶, 10⁶ का पावर 1/3, 10⁵, और ऊपर बचा क्यूब रूट ऑफ 10। वैल्यू डालो, कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 10, 10 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 200, आंसर आता है 0.01077, 0.01077 मीटर। ये हो गया डी, इतना नीचे जाएगा 0.0177, 0.01077 इतना नीचे वो डिप हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? सबको अच्छे से क्लियर है? प्लीज लिख लीजिए इसको। अगर अपने हाथ से लिख चुके हैं तो अगला देखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन 20 कहता है टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय 4 रिवेट्स। रिवेट्स क्या होते हैं? एक होता है पेच, पेच लगाया, इधर से नट लगा दिया। एक होता है रिवेट। रिवेट क्या होता है? जो दोनों साइड से पेच की फॉर्म में होता है, दोनों साइड से जुड़ जाता है, मतलब उसको आप बाद में खोल नहीं सकते, उसको आपको कट करना पड़ेगा। सो रिवेट जो आजकल उसमें लगते हैं, जो आपके उसमें कार की जो नंबर प्लेट्स होती हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कार की नंबर प्लेट अगर फिक्स कराओ तो वो नट से नहीं लगती, वो रिवेट से लगती है। सो आपके पास क्या रहा है? टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर रिवेटेड टुगेदर। ये एक स्ट्रिप थी, इसके ऊपर मैंने एक दूसरी स्ट्रिप लगा दी और इस पे 4 रिवेट्स लगा दिए, रिवेटेड टुगेदर बाय 4 रिवेट्स। 1 2 3 4 रिवेट्स लगा के इसको जोड़ दिया। ईच ऑफ डायमीटर, हर एक रिवेट का डायमीटर है 6 मिलीमीटर, तो रेडियस ऑफ ईच रिवेट हो गया 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर्स। इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.141 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो। 9 इंटू 3.141, 9 इंटू 3.141, यह आता है 28.269, 28.269 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखेंगे क्या जरूरत पड़ती है, रख लो। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द रिवेटेड स्ट्रिप इफ द शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द रिवेट इज नॉट टू एक्सीड इतना पास्कल। स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस एक रिवेट पे इतना है, 1/4 ऑफ द लोड, चारों का एक क्वार्टर। ठीक है। सो 6.9 इंटू 10⁻7 पास्कल एक रिवेट का है, और स्टील का है तो इसका बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, क्योंकि रिवेट खुलता है तो ऐसे बल्क मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है, प्रेशर लगने वाला। सो आपके पास बल्क मॉड्यूलस है, आपके पास स्ट्रेस है। सो स्ट्रेन क्या हो जाता है आपके पास? आपको निकालना है फोर्स, निकालना है। स्ट्रेस क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हुआ? स्ट्रेस इंटू एरिया। सो फोर्स एक रिवेट पे कितना लगेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस है एक रिवेट का 6.9 इंटू 10⁻7, 6.9 इंटू 10⁻7 इंटू एरिया। एरिया कितना हुआ? एरिया दिया है 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻, नहीं, एरिया दिया है 28.269 इंटू 10⁻28.269 इंटू 10⁻⁻6, ये एरिया आ गया। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 6.9, ये आता है 6.9 इंटू 28.269 इंटू 10, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। ये आ रहा है 1950.5, 1950.5 न्यूटन। ये एक रिवेट पे फोर्स है, एक रिवेट पे इतनी लग रही है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, सो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स एक रिवेट पे फोर्स, क्योंकि 4 रिवेट ने मिलकर रोका हुआ है, और उसने बोला भी हुआ है कि हर रिवेट 1/4 ऑफ द लोड ले रहा है, तो टोटल लोड आप कितना दे सकते हो? 4 टाइम्स एक का 0.5 is this into 4,
आंसर आता है 7802, 7802 न्यूटन अप्रॉक्स। आगे के प्लेसेस मैंने छोड़ दिए थे। समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मिसलेनियस का लास्ट, एडिशनल का लास्ट। कह रहे द मेरिना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन and at one place it is nearly 11 kilometer beneath the surface of water. The water pressure at the bottom of the trench is about 1.1 into 10 to power 8 pascal. Pressure दिया हुआ है 1.1 into 10 to power 8 pascal. ठीक है। A steel ball of initial volume 0.32 meter cube. Volume दिया है 0.32 meter cube. Is dropped into the ocean and falls to the bottom of the trench. What is the change in volume of the ball when it reaches the bottom? Change in volume निकालना है आपको। बल्क मॉड्यूलस गिवन होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है, आपको बल्क मॉड्यूलस गिवन होना चाहिए। सो लिख लीजिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू, बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील, वो मैंने गलती से पिछले वाले में वैल्यू लिख दी जबकि आनी इसमें चाहिए थी, 1.1 into 10 to power 8 पास्कल। सो बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील गिवन है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील 1.1 into 10 to power 8 पास्कल। इसमें आनी चाहिए थी, मैंने गलती से उसमें वैल्यू लिख दी थी। सो डेल्टा पी आपको ये दिया हुआ है और बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील की वैल्यू 1.1 into 10 to power 8 पास्कल है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 1.1 था, 1.6 था, एक सेकंड। बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील, बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील की वैल्यू 1.1 into 10 to power 8 पास्कल। बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 1.1 into 10 to power 8 पास्कल। मेरे को वैल्यू गलत लग रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं एनसीईआरटी में। यस, वैल्यू गलत है, 1.6 into 10 to the power 11 पास्कल। सो गिवन होगा ये। सो गिवन bulk modulus of steel is 1.6 into 10 to power 11 pascal। लिखने में गलती हो गई थी, यहां तक क्लियर? पेपर में गिवन होगी, डोंट वरी। बल्क मॉड्यूलस आपको दिया है और आपको डेल्टा वी निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, आपको डेल्टा वी निकालना है, वो गया डेल्टा पी इंटू वी बाई बल्क मॉड्यूलस। प्रेशर कितना आपने लगाया 1.1 into 10 to power 8 पास्कल। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 0.32 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस 1.6 into 10 to the power 11। आंसर निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। मीटर क्यूब में आंसर आएगा 1.1 into 0.32 इन डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है 0.5632। दोबारा एक बार, मेरे से गलत तो नहीं दब गया? 1.1 into 0.32, 1.1 into 0.32, 0.32 मीटर क्यूब था ना, डिवाइडेड बाय 1.6, आंसर आता है 0.22, 0.22, 0.22 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब, यानी 2.2 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के। ध्यान से अपने हाथ से कीजिए, कोई नहीं समझ में आता मार्क कीजिए, क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।